स्टूडेंट्स, जैसा कि अभी तक हम लोग पढ़ रहे हैं कृतिका के पार्ट 2 मेरे संग की औरतें। जैसा कि अभी हमने 2 वीडियो में पढ़ा है कि कृतिका में आपकी जो 2 औरतें की संग पढ़ रहे हैं उनमें मृदुला गर्ग ने लिखा है और मृदुला गर्ग ने अपने परिवार के औरतों के बारे में लिखा है और अपने पारिवारिक संबंध के बारे में लिखा है। तो जैसा कि अभी तक हम लोगों ने देखा कि लेखिका ने अपने नानी का वर्णन किया, उसके बाद नाना जी का वर्णन किया। तो नानी जी का वर्णन उसमें दिया था कि वो पर्दानशीं थी और आज़ादी से संबंधित उनके विचार होते थे, लेकिन स्वतंत्र रूप से यानी प्रत्यक्ष रूप से वो आज़ादी के आंदोलन में भाग नहीं लेती थी। लेकिन अपनी बेटी की शादी की बात आई तब उन्होंने स्वतंत्रता सेनानी से करवाना चाहिए। इस प्रकार वो स्वतंत्रता से सहमत थी और प्रत्यक्ष रूप से उनका कोई योगदान नहीं था। और नाना जी, जैसा कि हमने आपको बताया था कि नाना जी बैरिस्टिंग की पढ़ाई किया और उनके शान शौकत अच्छे थे और उनका अंग्रेज़ों के साथ उठना बैठना होता था। और पिताजी को बताया था SSCS की एग्ज़ाम देने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन वो आज़ादी के आंदोलन में भाग लेने के कारण उन्हें उन इम्तिहान में बैठने नहीं दिया गया। और माँ के बारे में बताया था कि माँ का स्वास्थ्य काफ़ी ख़राब रहता था, जिसके कारण वे घर में काम नहीं किया करती थी, लेकिन फिर भी उनको सम्मान दिया जाता था। एक उनका कई कारण था। एक तो वो ऐसे घर से फॉलो की थी, यानी उनके जो पिताजी थे वो अंग्रेज़ों से जुड़े हुए थे, उनके शान शौकत थे। और दूसरा रीज़न ये था कि वो कभी किसी के लिए बुरा नहीं सोचती थी, कभी किसी को अपनी बातों का जाहिर नहीं किया करती थी, सदा सत्य बोलती थी और गांधी जी के आंदोलन का पालन किया करती थी। ये तो रहा लेखिका के नाना जी के और दादी माँ, पिताजी और लोगों का। अब आइए देखते हैं कि लेखिका अपने बहनों और भाई के बारे में क्या बताते हैं। उनके 4 बहनें, 1 भाई थे, यानी लेखिका 5 बहन 1 भाई थे और उन्होंने कैसे अपने भाई बहनों का वर्णन किया है। आइए देखिए इस कहानी के माध्यम से लेखिका आपको अपने भाई बहनों के बारे में क्या बताना चाहती हैं। तो देखते हैं इसमें बच्चों की लेखिका क्या बता रही हैं। देखिए आइए। माँ जी की मन्नत का असर रहा होगा कि मैं ही नहीं, मेरी चारों बहनें भी लड़की होने के नाते किसी हीन भावना का शिकार नहीं हुई। नानी, माँ और परदादी की परंपरा बरकरार रहते हुए लीक पर चलने से भी इनकार किए रही। पहली लड़की जिसके लिए मन्नत मांगी थी वह मैं नहीं थी। यानी जब लेखिका की माँ पहली बार गर्भवती होती हैं और दादी ने मन्नत मांगी थी तो वो लेखिका नहीं थी, लेखिका की बड़ी बहन थी। मेरी बड़ी बहन मंजुल भगत थी। घर का नाम था रानी, बाहर का मंजुल। लेखिका अवतार हुआ मंजुल भगत, क्योंकि लिखना शादी के बाद शुरू किया। बच्चों, ये इनकी जो बड़ी बहन थी मंजुल, उन्होंने पहले लिखना आरंभ नहीं किया। जब उनकी शादी हो गई थी तब उन्होंने लिखना आरंभ किया और अपना नाम बदल कर पति का ग्रहण करने में कोई हीन भावना आड़े नहीं आई। यानी उन्होंने अपना नाम बदल कर, यानी जो सरनेम उनके पति का था, उन्होंने वो नाम रख लिया और इसमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं आई बच्चों। इसलिए पैदाशी जन नाम छोड़कर भगत बनी। दूसरे नंबर पर मैं थी और दूसरे नंबर पर मृदुला गर्ग थी। घर का नाम उमा, बाहर का मृदुला। मैंने भी शादी के बाद लिखना शुरू किया तो बतौर लेखिका नाम चला मृदुला गर्ग। मुझे याद है जब हमने लिखना शुरू किया उससे कुछ पहले नानीवाद का चलन हुआ था। शादी के बाद नाम न बदलने का रिवाज उसी ने चलाया था। यानी पहले आप लोगों ने देखा होगा बच्चों की कुछ लोग शादी के बाद अपना नाम चेंज कर लेते हैं, लेकिन कुछ लोग नहीं करते हैं। तो जैसा कि अभी आपने देखा कि मंजुल जो उनकी बड़ी बहन थी, उन्होंने अपना नाम चेंज कर लिया था, लेकिन मृदुला यानी जो उसकी दूसरी नंबर पे बेटी थी, उन्होंने अपना नाम परिवर्तन नहीं किया, क्योंकि नारीवाद का चलन हुआ था। उसमें ये चीज़ें मानी गई थी कि जिसकी इच्छा हो अपना नाम परिवर्तन करे, जिसकी इच्छा हो वो ना करे बेटा।
मन्नू भंडारी का हवाला देकर हमसे पूछा भी जाता था कि आप लोग इतनी पोंगापंती घर गुस्सू क्यों हो, नाम क्यों बदला। हमारे पास इसका कोई ढंग का जवाब नहीं होता था, अब भी नहीं है। पर नाम बदलने में अपने व्यक्तित्व का कोई नुकसान होते मैंने नहीं देखा। पूछने को तो पिताजी से लोग यह भी पूछते थे, 5 बेटियों से आपका मन नहीं भरा जो हर बेटी के 2-2 नाम रखे छोड़े हैं। मुझसे छोटी बहन का घर का नाम है गौरी और बाहर का चित्रा, यानी 3rd नंबर पे जो बहन है उनका नाम घर का गौरी है और लोग बाहर उसे चित्रा के नाम से जानते। बेटा वह नहीं लिखती, उसका कहना है वह इसलिए नहीं लिखती क्योंकि घर में कोई पढ़ने वाला भी तो होना चाहिए। ये बात तो सही बेटा, अगर कोई लिखता तो उसे पढ़ने के लिए भी, इसलिए उसकी तीसरी बहन जो थी गौरी और चित्रा, तो वो लिखती नहीं थी, वो सिर्फ पढ़ती रहती थी। उसके बाद जब चौथी 5वीं बेटियां पैदा हुई, जो पिताजी ने अपनी बात जमाने की सुनी थी, उनका एक एक नाम ही रखा, रेणु और अचला। 5 बहनों के बाद एक भाई हुआ, राजीव। मज़े की बात यह है कि बीच की 2 बहनें ही लेखन से बची रही, अचला और राजीव फिर उसमें जा फंसे, और जो उनकी लास्ट बहन अचला और भाई राजू थे, उन्होंने भी लिखना आरंभ कर दिया। अचला मुझसे 8 साल छोटी है और वक्त के बदलाव की लाज रखते हुए अंग्रेजी में लिखती है, पर राजू फिर भी हिंदी के हवाले हो गया, और अचला जो है इंग्लिश में लिखती थी और राजू हिंदी में ही लिखता था। ये लेखन प्रसिद्ध रूसी उपन्यासकार दस्तोवस्की है। 2nd मानसिक रोग, 3rd फुर्सत अवकाश, यानी इन्होंने 3 पुस्तक लिखी। जो पहला है आपका दस्तोवस्की है, फिर 2nd है मानसिक रोग, 3rd है आपका फुर्सत। हम 4 लिखते हैं और तमाम ख़ानदान हमें पढ़ता है। मेरी ससुराल में मुझे कोई नहीं पढ़ता है, यानी लेखिका जो लिखती है उनके ससुराल वाले उसे पढ़ना पसंद नहीं करते हैं। इस तथ्य को हजम करने में मुझे काफ़ी वक्त लगा, फिर उसके फ़ायदे भी नज़र आने लगे। कम से कम घर के भीतर तो मुझे हिंदी आलोचना वृद्धि से 2-4 नहीं होना पड़ता है, यानी जब लेखिका जो लिखती थी उसके ससुराल वाले उसे नहीं पढ़ते थे। पहले ये बात लेखिका को बेटा अच्छी नहीं लगती थी, लेकिन बाद में उसे अच्छा लगने लगा कि कम से कम मेरे बातों का कोई शब्दार्थ नहीं करता, उनकी बातों का कोई मीनिंग नहीं पूछता, इसलिए इस लेखिका को बाद में ये बात धीरे धीरे अच्छी लगने लगी। खैर, मैं अपनी नहीं उन अदेवियों की बात करना चाहती हूँ, अपनी बहनों के बारे में बात कर रही है लेखिका यहाँ पर, जो परदादी की मन्नत के नतीज तन धरती पर आ गई और लेखक नहीं बनी। जो बनी उन्हें सांस लेने की ज़रूरत कुछ ज़्यादा हो। समझ में आता है, जैसा मेरे पिताजी ने एक बार मंजुल से कहा था, कोई दम नहीं घुटता, सांस लेने की ज़रूरत ही ज़्यादा है। पर यहाँ तो हम से तो गैर लेखिका बहनें सवा से। 4थे नंबर वाली रेणु का आलम यह था कि गर्मी की दोपहरी में स्कूल से वापसी पर जब गाड़ी उसे और उससे छोटी बहन अचला को बस अड्डे से लेने जाती तो रेणु उसमें बैठने से इनकार कर देती। उसका कहना था कि यूँ थोड़ा सा रास्ता गाड़ी में बैठकर तय करना सामंतशाही का प्रतीक था, जो शायद था, पर साथ ही पिताजी के अतिरिक्त लाड़ प्यार का भी, और रसोइयों को खाना खिलाकर जल्दी फायरिंग करने की लाचारी का भी। माँ तो सब चीज़ों से उदासीन रहती थी, पर पिताजी काफ़ी कुड़ते भुनते जब देखते कि अचला गाड़ी में बैठी चली आ रही और रेणु पीछे पीछे पसीने में तरबतर खरामा। बचपन में एक बार चुनौती दिए जाने पर उसने जनरल थिमैया को पत्र लिखकर उनका चित्र मंगवा लिया था, जो एक मोटरसाइकिल सवार जवान आकर उसके हाथ में दे दिया गया था। पड़ोस में उसका रुतबा काफ़ी बढ़ गया था। गाड़ी में बैठने के साथ उसे इम्तहान देने से भी परहेज था। स्कूल तो जैसे तैसे पास कर लिया, पर जब बीए की इम्तहान देने की बारी आई तो वह अड़ गई।
कहने लगी, पहले मुझे समझाओ कि बीए करना क्यों ज़रूरी है। क्योंकि बेटा वो उसका पढ़ने में मन नहीं लगता, बस मौज मस्ती में उसका करने का मन लगता था। तो इसलिए जब उससे पढ़ने के लिए कहा था तो वो पढ़ती नहीं थी, लेकिन किसी तरह वो स्कूल जाया करती थी। और लेकिन जब बीए की परीक्षा देने की बात आई तो उसे लग रहा था कि बीए करना फिजूल की बात है। इसलिए वो कहती थी, पहले मुझे बीए क्यों किया जाए इसका मुझे अर्थ समझाइए, तब मैं बीए का इम्तहान दूंगी, वरना नहीं। हमने तरह तरह के तर्क दिए। माँ ने कहा, पिताजी से पूछो। पिताजी ने कहा, नौकरी कर पाओगी, शादी कर पाओगी, लोग इज्जत से देखेंगे, वगैरह वगैरह। लेकिन आपको पता है कि जैसे कि आपके घर वाले भी उससे कई तर्क देते हैं, उसी तरह वहाँ पे तर्क दिया कि माँ ने कहा कि पिताजी ने कहा कि तुम्हें लोग इज्जत से देखेंगे, शादी अच्छे घर में हो पाएगी और नाम भी वो तुम्हारा होगा, वगैरह वगैरह। कोई तर्क विश्वसनीय नहीं लगा, न रेणु को न खुद उन्हें। आखिर उन्होंने उसी कुतर्क का सहारा लिया जो युगों से माँ बाप के काम आता रहा। कहा, बीए करो क्योंकि मैं कह रहा हूँ करो। रेणु ने बीए तो कर लिया, पर सिर्फ पिता की खुशी के लिए, यानी पास होने लायक नंबर लाकर। सच बोलने में वह माँ से भी 2 कदम आगे है। गनीमत यह है कि आधा समय उसके सच सुनकर लोग सोचते हैं वह मजाक कर रही होगी, इसलिए बिना मेहनत वह लोगों को हंसाए रख लेती है। आज भी उसे कोई इत्र भेंट करता है और वह कहती है, नहीं चाहिए, मैं तो नहाती हूँ। इसके 2 कारण हैं, कार्य से निवृत्त निश्चित, और सेकंड है धीरे धीरे। तीसरे नंबर पर चित्रा। यहाँ पर इन्होंने अपने 2 बहनों के बारे में वर्णन किया, यानी अपने और अपनी बहन के मंजुला। तीसरे नंबर पर चित्रा है और अभी तक इन्होंने रेणु का वर्णन किया था। तो तीसरे नंबर पे बेटा है चित्रा। वह कॉलेज पढ़ने तो जाती है पर खुद पढ़ने से ज़्यादा दिलचस्पी औरों को पढ़ाने में रखती थी, इसलिए इम्तिहान में उसके अंक कम और उसके सर्दियों के ज़्यादा आते थे। यानी लेखिका की जो थर्ड बहन चित्रा है वो उसका पढ़ने में मन तो लगता था लेकिन कम पढ़ती थी, अपने दोस्तों को ज़्यादा पढ़ाया करती थी, इसलिए इम्तिहान में उसके ज़्यादा अच्छे मार्क्स नहीं आते थे और उसके साथियों के बहुत अच्छे मार्क्स आया करते थे। पर अपने यहाँ सब चलता था, क्योंकि शादी का वक्त आया तो उसने एक नज़र में लड़का पसंद करके ऐलान कर दिया कि शादी करेगी। तो उसी से मुश्किल यह थी कि हमारे माँ बाप भी नहीं, खुद लड़का भी उसके निर्णय से वाकिफ़ नहीं था, पर उसका कहना था वह जो सोच लेती है वो करके रहती है। तो उसके शादी उसी लड़के से हुई, कोई मुश्किल पेश नहीं आती क्यों? उसने कहा, मैंने पहली मुलाकात में ही उसे बता दिया था कि मैं जो सोच लेती हूँ होकर रहता है। तो उसने बात आगे खींची ही नहीं, पहली मुलाकात में ही हथियार डाल दिए। कहने का तात्पर्य बेटा कि अब दादी के घर में जो सबको अपने तरह से जीने का स्वतंत्रता मिली थी और कोई किसी में दखल अंदाजी नहीं करता था, इसका यही कारण था कि लोग अपने इच्छा अनुसार कार्य किया करते थे। और लेखिका की बहनें भी वही की जो दादी के घर से उन्हें सीख मिली थी। और आइए आगे देखते हैं बेटा। हम में सबसे छोटी बहन अचला काफ़ी दिनों तक कुछ कम खिसकी मालूम पड़ती रही। पिता का कहा मानकर पहले अर्थशास्त्र किया, फिर पत्रकारिता में दाखिला लिया, ढंग से पढ़ाई की, पास हुई, फिर पिता की पसंद से शादी भी कर ली, पर उसके आगे लीक नहीं चल पाई। घर बाहर में मन ज़्यादा रुचा नहीं और मंजुल और मेरी तरह उम्र के 30 बरस पार करते ही लिखने का रोग लग गया और लेखिका की ये बहन भी लिखना आरंभ कर दी। एक बात हम में एक सी रही, घर बार को परंपरागत तरीके से हमने भले न चलाया हो, उसे तोड़ा भी नहीं। शादी एक बार की और उसे कायम रखा, चाहे तलाक के कगार पर खड़ी चली हो, पर कगार तोड़ डूबी नहीं। शायद इसीलिए कि जैसा मैंने अपने पहले उपन्यास में लिख डाला था, हम सभी विश्वास करती रही होंगी कि मर्द बदलने से कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा,
घर के भीतर रहते हुए भी अपनी मर्जी से जी लो तो काफ़ी है। कहने का तात्पर्य है कि हमें अपने अनुसार जीने की आज़ादी मिल रही है तो हमें कोई भी फैसला लेने के लिए सोचना चाहिए। शादी के बाद मैं बिहार के एक छोटे से कस्बे डालमिया नगर में रही, जहां मर्द औरतें चाहे पति पत्नी क्यों न हो पिक्चर देखने भी जाते तो अलग अलग दड़बों में बैठते। मैं दिल्ली से कॉलेज की नौकरी छोड़कर वहां पहुंची थी और नाटकों में अभिनय करने की शौकीन रही थी। मैंने उनके चलन से हार नहीं मानी। साल भर के भीतर उन्हें शादीशुदा औरतों को पराए मर्दों के साथ नाटक करने के लिए मना लिया। अगले 4 साल तक हमने कई नाटक किए। अकाल राहत कोष के लिए उन्हीं के माध्यम से पैसा भी इकट्ठा किया। वहाँ से निकली तो कर्नाटक के और भी छोटे कस्बे बागलकोट में पहुँच गई। तब तक मेरे 2 बच्चे हो चुके थे जो स्कूल जाने लायक उम्र पर पहुंच रहे थे, पर वहां कोई ढंग का स्कूल नहीं था। जैसा कि बच्चों हमने अभी तक बताया कि लेखिका की बहनें किस प्रकार अपना जीवन व्यतीत करती रही और भाई, कुछ बहनें ने लिखना आरंभ किया लेकिन उसमें से 2 बहनों ने लिखना आरंभ नहीं किया। छोटी बहन ने इंग्लिश में लिखना शुरू किया और भाई भी हिंदी में लिखना आरंभ किया। तो अभी तक बच्चों हमने ये जाना कि उनके पारिवारिक संबंध कैसे रहे, बहनों का जीवन कैसे बीता, कैसे उनकी शादी हुई और कैसे लेखिका का जीवन व्यतीत हो रहा है। आगे हम देखेंगे कि लेखिका ने शिक्षा विभाग के लिए क्या प्रयास किया है, कैसे स्कूल खुलवाया और उसके लिए लेखिका को क्या क्या प्रयास करने पड़े, हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो बेटा ये वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। इसके आगे हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।